हेलो एवरीवन। आज 27 दिसंबर है और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो गुरु गोविंद सिंह सिर्फ एक गुरु नहीं थे सिखों के 9 गुरुओं में से, बल्कि एक वॉरियर भी थे, एक पोएट भी थे और एक रिफॉर्मर भी थे, जिन्होंने सिख धर्म को एकदम नया रूप दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और लास्ट ह्यूमन गुरु। उनका उनकी बर्थ हुई थी 22 दिसंबर को 1666 में। कहाँ पे हुई थी? पटना साहिब बिहार में हुई थी उनकी जन्म। उनके फादर थे गुरु तेग बहादुर जी, जो धर्म और मानव अधिकारों के लिए शहीद हुए थे। अब गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ में क्या है? वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। पंच प्यारे के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और सिख आइडेंटिटी को वरियर स्पिरिचुअल फॉर्म दी थी। इन्होंने ही सिखों को वरियर ट्राइब्स के रूप में स्टैब्लिश किया था। 5K को इन्होंने स्टैब्लिश किया था, जैसे केश, कंघा, करा, कछेरा, कृपाण। ये सिख आइडेंटिटी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल है। कास्ट डिस्टिंक्शंस को एबॉलिश किया था, सबको बराबरी का दर्जा दिया था और सोशल इक्वलिटी का स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता था, जिससे मुगल जुल्म के खिलाफ सेंट सोल्जर कॉन्सेप्ट दिया था, संत और सिपाही का कॉन्सेप्ट। जैसे कि औरंगजेब की काफी ज्यादा एट्रोसिटीज चल रही थी उस टाइम पे, और काफी ज्यादा किलिंग्स भी औरंगजेब ने करवाई थी उन रिलीजन्स की जो उसकी जो इस्लाम फॉलो नहीं करते थे। तो उसके अगेंस्ट भी ये बहुत ही स्ट्रांगली खड़े थे। इनके कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि इन्होंने दसम ग्रंथ की रचना की थी। जफरनामा लिखा था औरंगजेब को, एक लेटर लिखा था जो कि पर्शियन में है एक्चुअली। अब 1708 में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी ने घोषणा की थी कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के एटर्नल गुरु होंगे। मतलब जो लिविंग गुरुज थे उनकी परंपरा को वहीं पे समाप्त कर दिया गया था। 1708 में उनका देहांत हुआ था और उन्होंने सिख धर्म को एक डिसिप्लिन्ड, फियरलेस और ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में बदल दिया था। फिर अब इनके 4 बेटे थे, वो उन्हें ही 4 साहिबजादे कहते हैं। जैसे अजीत सिंह थे, जूझर सिंह थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अजीत सिंह और जूझर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ चमकौर साहिब में, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने बैटल ऑफ सरहिंद में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे इन्हें इन्हें पकड़ लिया गया था और फिर इन्हें बोला गया था कि आप अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। पर इन लोगों ने अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्ट नहीं थे और इन्हें औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इसी को कमेमोरेट करने के लिए, इसी ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम। और इस दिन, वीर बाल दिवस के दिन, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो कि इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर चिल्ड्रन है। अब ये किसे दिए जाते हैं? ये उन बच्चों को दिए जाते हैं, जैसे बाल दिवस है तो जो वीरता दिखाते हैं जो बच्चे, उन्हें ही ये अवार्ड दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्हें प्रेजेंट करती है, उन बच्चों को जो कि 5 से 18 साल के बीच में हैं, और ये अवार्ड दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये था हमारा वीर बाल दिवस के बारे में। फिर अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, डेली 2 पेजर पीडीएफ और मंथली पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाती है। इसका लिंक मैंने कहाँ पे डाला है? डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तंजावर पेंटिंग्स के बारे में। अब गोल्ड से चमकती हुई पेंटिंग्स भगवान के डिवाइन एक्सप्रेशन और रॉयल लेगेसी दोनों को ही बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड पे लेकर के जा सकती हैं। थंजावुर पेंटिंग एक क्लासिकल साउथ इंडिया पेंटिंग स्टाइल है, जो कि तमिलनाडु के थंजावुर रीजन से ओरिजिनेट हुई है। ये आर्ट फॉर्म चोला पीरियड के बाद मेनली नायक और मराठा रूलर्स के पैटर्नेज में फ्लरिश हुआ था। अब इनके की फीचर्स क्या हैं? यूज ऑफ गोल्ड फॉइल। गोल्ड, इसकी सबसे जो यूनिक पहचान है वो है गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल, गोल्ड का इस्तेमाल। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इन सारी चीजों को गोल्ड से ही, ये सिर्फ येलो नहीं है, ये गोल्ड, रियल गोल्ड इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो ये इसकी यूनिक पहचान है। रिलीफ वर्क, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ग्लास बीड्स, पर्ल्स का भी यूज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज है इसमें।
ग्लास बीड्स का भी इस्तेमाल किया गया है और पर्ल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। थीम क्या होते थे? हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस इसके थीम होते थे। विष्णु जी, कृष्ण जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और उनकी फैमिली के ऊपर ही बेस्ड होते थे ये। फ्लैट डेकोरेटिव स्टाइल में होते थे और बोल्ड आउटलाइंस होती थी, ये बोल्ड आउटलाइंस होती थी। सेंट्रल फिगर लार्ज होता था हमेशा, जैसे कि इसमें इस फोटो में भी हम देख सकते हैं कि सेंट्रल फिगर लार्ज है और बैकग्राउंड के सारे फिगर उससे तो छोटे होते थे फिर, और अपनी साइज के अकॉर्डिंग होते थे, फिर ये छोटे फिर और ये और छोटे होते जाते थे। सेंट्रल फिगर हमेशा लार्जेस्ट होता था। मटेरियल वुडन प्लैंक के ऊपर, जैसे एक चीज और है कि इससे 3D इफेक्ट आता था पेंटिंग का। जैसे इस पेंटिंग में तो पता नहीं चल रहा है, पर अगर आप इसे रियल में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये 3D पेंटिंग है। हाँ, तो अब मटेरियल कौन से यूज होते थे? वुडन प्लैंक बेस का इस्तेमाल होता था। क्लोथ पेस्टेड विथ टैमरिंड सीड पेस्ट, जो क्लोथ होता था उसे टैमरिंड सीड के पेस्ट से उस वुडन प्लैंक पे पेस्ट कर दिया जाता था। और नेचुरल कलर्स का और गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल करते थे, आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं होता था। एम्बेडेड ग्लास पीसेस का भी इस्तेमाल करते थे। ये 17 टू 18 सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा 17 टू 18 सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हुई थी। इसके मेजर पैटर्न्स मैंने बताया, मराठा रूलर्स ऑफ तंजावुर थे। और विजयनगर नगर के आर्ट से भी ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी और जीआई टैग इसको मिला था। ठीक है, जीआई टैग भी इसको मिल चुका है तंजावुर तमिलनाडु से ही। अब कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि ये मैसूर पेंटिंग से कैसे अलग थी। मैसूर पेंटिंग में गोल्ड का जो यूज होता था वो थोड़ा सा कम होता था, इसमें बहुत ही ज्यादा हैवी गोल्ड का यूज में देखने को मिलता है। मैसूर पेंटिंग में थोड़े से, जैसे ये 3D होती थी, ये 3D होती है, पर मैसूर पेंटिंग 3D नहीं, उसमें फ्लैट अपीयरेंस ही आता है। तो इस तरीके से ये मैसूर पेंटिंग से थोड़ी सी अलग होती थी। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी के बारे में। तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती एक ऐसे रिफॉर्मर हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म, नेशनलिज्म और एजुकेशन, हर चीज को साथ में जोड़ा था। तो ये एक आर्य समाज लीडर भी हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और फ्रीडम फाइटर भी हैं। इनका बर्थ हुआ था 1856 में और उनका असली नाम था मुंशी राम। इनके कुछ मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं आर्य समाज मूवमेंट? सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे ये। वैदिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते थे और बैक टू वेदास का इन्होंने स्लोगन दिया था। शुद्धि मूवमेंट भी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसका एम था रिकन्वर्जन ऑफ पीपल जो हिंदुइज्म को लेफ्ट कर चुके हैं। स्पेशली ये जो शुद्धि मूवमेंट था वो नदन इंडिया में ज्यादा ही फैला हुआ था। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म भी इन्होंने काफी किए थे। गुरुकुल कंगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1902 में हरिद्वार में। वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ वैदिक एजुकेशन पर भी जोर दिया था। सिर्फ ऐसा नहीं कहा था कि हमें वैदिक एजुकेशन ही करनी है, इन्होंने इंपॉर्टेंस समझी थी कि वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन की भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और दोनों को कोलैबोरेट करने की बात की थी। फ्रीडम स्ट्रगल में इनका रोल था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ काम किया था। कम्युनल हार्मनी और नेशनल यूनिटी के लिए भी काम किया था। 1926 में दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी, इनका मर्डर कर दिया गया था। उनकी शहीदी को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बलिदान के रूप में भी देखा जाता है। और ये थी हमारी जो स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज थी। बाकी आपको रिवीजन के लिए ये आप रिफर कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किम्बरली प्रोसेस। अब किम्बरली प्रोसेस क्या होता है? तो डायमंड ट्रेड से टेररिज्म और सिविल वॉर भी फंड हो सकता है। ऐसा शायद आप में से किसी ने सोचा नहीं होगा अभी तक, पर ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसा ना हो कि डायमंड के ट्रेड से टेररिज्म फंड ना हो, इसलिए किम्बरली प्रोसेस बनाया गया था। किम्बरली प्रोसेस क्या है? एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसका एम होता है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, मतलब ब्लड डायमंड्स के ट्रेड को इलीगल, मतलब ब्लड डायमंड्स के इलीगल ट्रेड को रोकना। ये एक ट्राईपार्टाइट इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट्स, डायमंड इंडस्ट्रीज और सिविल सोसाइटी शामिल होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड क्या होते हैं? अब मेन चीज ये आती है कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होते हैं। ये वो रफ डायमंड्स होते हैं जो रिबल ग्रुप्स द्वारा लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को फाइनेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। की फीचर्स क्या हैं इनके? तो ये 2003 में मतलब किम्बरली प्रोसेस के की फीचर्स क्या हैं? ये 2003 में आई थी, स्टार्ट हुई, मतलब लॉन्च हुई थी।
बेस्ड ऑन किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, सिर्फ सर्टिफाइड कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स का ही ट्रेड अलाउड होता है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को नेशनल लॉज एंड कंट्रोल्स बनाने पड़ते हैं। इसमें 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें 59 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन एक इसका मेंबर है। कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है और जो इसकी चेयरमैनशिप है वो रोटेशनल बेसिस पे हर एक मेंबर को चेयरमैन बनाया जाता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, किम्बरली प्रोसेस का इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। और इंडिया एक मेजर डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब भी है, जैसे कि आपको ये पता होगा ही, गुजरात इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इंडिया ने 2026 के लिए केपी चेयरमैनशिप संभालने का भी अनाउंसमेंट किया है। पहले भी इंडिया इस प्रोसेस को चेयर कर चुका है। तो इसका मेन फोकस किस पे रहता है? एथिकल डायमंड ट्रेड पे, ग्लोबल रेपुटेशन बूस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ लेजिटिमेट डायमंड इंडस्ट्री स्पेस का मेन फोकस रहता है। तो ये था हमारा किम्बरली प्रोसेस। फिर जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो एक डिजीज के बारे में है जिसे कहते हैं लेप्रोसी। अब लेप्रोसी एक ऐसी डिजीज है जो आज भी मिथ्स और स्टिग्मा से जुड़ी हुई है, जबकि ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा मिथ और स्टिग्मा इससे जुड़े हुए हैं। ये लेप्रोसी डिजीज अगर किसी को हो जाती है तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स उसे होने लगती हैं। हम इस डिजीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि लेप्रोसी, जिसे हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं, हैंसेंस डिजीज भी इसे कहते हैं, एक क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज है जो कि मेनली इफेक्ट करता है स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को। कैसे कॉज होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका कॉजिंग एजेंट है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कांटेक्ट है, अगर उस जिसे इन्फेक्शन है ये उसके साथ प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करने पे, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड माउथ से भी ये फैलता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये टच या कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता। सिम्टम्स क्या है? स्किन पे पैचेस आते हैं विथ लॉस ऑफ सेंसेशन, नंबनेस होती है हैंड में और फीट में, मसल वीकनेस होती है और अनट्रीटेड केसेस में डिफॉर्मिटीज भी हो सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रीटमेंट में मल्टी ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। WHO इसे मल्टी ड्रग थेरेपी को इसकी मल्टी ड्रग थेरेपी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करता है, जिसे 6 से 12 महीने के लिए हम इस देते हैं। मल्टी ड्रग थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो 6 से 12 महीने तक चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का है, किस लेवल का इन्फेक्शन हुआ है। और ये 100% क्योरेबल होता है। इंडिया एलिमिनेटेड लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2005। और इसका जो प्रेवलेंस है अब वो लेस देन 1 है पर 10,000 पॉपुलेशन इंडिया में। स्टिल न्यू केसेस इंडिया में आते हैं और एक्टिव सर्वेलेंस की नीड हमेशा बनी रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी हैं इंडिया की, जैसे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो कि 1955 में आया था। और इसका ऑब्जेक्टिव है अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन इन लेप्रोसी केस। फिर वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाते हैं? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ठीक है, हर जनवरी के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, टू रिमूव स्टिग्मा एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी डिजीज। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी लेप्रोसी डिजीज के बारे में। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के बारे में, हर घर नल से जल सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि मतलब ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा रूरल वाटर मिशन है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका एम है हर रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना हर रूरल हाउस होल्ड को। 2019 में ये लॉन्च हुई थी। और इसका मेन एम क्या था? हर घर जल। ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी? सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 55 लीटर पर कैपिटा पर डे प्रोवाइड करना है हर एक इंसान को हर दिन में। क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड को वाटर बर्डन से रिलीफ देगा ये। की कंपोनेंट्स हैं सोर्स सस्टेनेबिलिटी, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड रिचार्ज पे भी फोकस करेगा।
वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस पे भी फोकस करेगा, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज को भी स्टैब्लिश करेगा और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी एक पुश देगा ये। इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इम्प्लीमेंट करती है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है इसकी, कम्युनिटी लेड अप्रोच। कन्वर्जेंस है इसकी मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे और गवर्नमेंट स्कीम से। तो ये 2000 जो जल जीवन मिशन अर्बन है, ये कब लॉन्च हुआ था? 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका यूनिवर्सल वाटर सप्लाई एंड सीवरेज इन अर्बन एरियाज पे फोकस रहता है। ये अमृत सिटीज को और स्टैट्यूटरी टाउन्स को कवर करता है। अब इसके अंदर मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स में टैप कनेक्शन दी जा चुकी हैं। वाटर एक्सेस फॉर विमेन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और वाटर बॉर्न डिजीज में भी काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किससे रिलेटेड? जल जीवन मिशन से रिलेटेड। और आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।